Hello everyone, very welcome to iExamB. We make preparation 50% faster. And this is the fourth video. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे RBI ग्रेड बी 2023 के क्वेश्चंस की। इससे पहले 3 वीडियो हो गए, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज देखिए। दिस इज द क्वेश्चन आई आस्क्ड इन द लास्ट वीडियो, विच इज सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। और आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इफ यू सी इवन द फेज 2 सिलेबस, फेज 1 के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात ये है कि कई लोगों ने ये आंसर किया है पिछली बार कमेंट में। सो नॉट ओनली यू हैव टू नो दिस आंसर, बट यू हैव टू नो 1 2 3 4 5 पार्टनर्स एटलीस्ट जो इंडिया के इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर हैं। तो पहला तो गैस करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, यूएस एज द इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, followed by China, and UAE was the third largest trading partner of India, and followed by Saudi Arabia and then Singapore. This I have taken from BPDA. आप देख सकते हैं ये BPDA का स्क्रीनशॉट मैंने लिया गया है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्सपोर्ट जो है यूएस में बढ़ा हुआ है by 2.8%, and India's two-way commerce with China has declined about 1.5%. आपको सुनने में आ ही रहा होगा, देयर वाज लॉट ऑफ टॉक गोइंग अबाउट प्रोटेस्टिंग ट्रेड विद चाइना, बट इतना कुछ ज़्यादा अंतर आया नहीं है, 1.5% ही कम हुआ है। टू वे कॉमर्स है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मिला के इसमें हुआ क्या, एक्सपोर्ट टू चाइना डिप्ड बाई 28%, एक्सपोर्ट ज़्यादा गिरा है, और जबकि इम्पोर्ट 4% बढ़ा है। इस तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको पता होना चाहिए डे टू डे लाइफ में भी। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। चाइना वाज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर सिंस 1314 till 1718. Before China, the UAE was the country's largest trading partner. तो ये डेटा जो है सारा आपको परसेंटेज टर्म्स में याद ना हो, बट यू शैल डेफिनेटली नो द नेम ऑफ द कंट्रीज। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया इसलिए चाइना। अब आज का प्रश्न शुरुआत कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है ये। यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, क्योंकि आपको ये सॉल्व करना चाहिए। ये क्वांट का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मैंने क्वांट का लिया है इस वीडियो में, बिकॉज होता क्या है, नहीं तो आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, आप भूल जाते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन इज ऑल्सो अबाउट क्यूआरई। सो आई कीप ऑन टेकिंग 1-2 क्वेश्चन फ्रॉम क्यूआरई, क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। आप पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैं कुछ सेकंड का पॉज ले रहा हूं, सॉल्व लेकिन आपको करना होगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूं, और एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, शीतल हैज इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन 5 पार्ट्स इन 5 डिफरेंट स्कीम JKLMN। लिख देता हूं, माना JKLM और N, ये 5 स्कीम है। K&M स्कीम ऑफर सिंपल इंटरेस्ट रेट, के में भी सिंपल इंटरेस्ट है और एम में भी सिंपल इंटरेस्ट है, बाकी सब में कंपाउंड इंटरेस्ट है। एंड ही शी होना था इन्वेस्टेड 15,000 रुपीज इन स्कीम जे का। कितना इन्वेस्ट किया अमाउंट यहाँ पे, 15,000 रुपीज। एंड इन जे स्कीम है 12% पर एनम, और इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पे, 12%। और उसके बाद क्या हुआ, 30,000 इन स्कीम एल एट 10% पर एनम। यहाँ पे अमाउंट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पे याद रखिएगा, लिखा नहीं है ऊपर, चाहे तो सी लिख सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है आपका 10%, सिंपल इंटरेस्ट चलेगा। उसके बाद बोलते हैं आफ्टर 4 years ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 41,000 इन स्कीम के। स्कीम के में अभी अमाउंट नहीं पता अपने को, बट 4 साल बाद यहाँ पे मिला 41,000। एंड सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे, ये तो अपने को पता है कितने साल बाद मिला। यहाँ पे जैसे मैं ऐसे एरो बना दे रहा हूँ, 4 year इन्वेस्टेड अमाउंट ए इन एम एंड बी इन एम। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है बी। अभी इंटरेस्ट रेट नहीं पता है, फॉर 4 and 2 year रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे कितने टाइम के लिए हुआ,
4 ईयर के लिए हुआ, यहाँ पर हुआ 2 ईयर, ये पूरा क्वेश्चन बन गया। आप पूछा क्या है, व्हाट अमाउंट सी रिसीव इन स्कीम एल, स्कीम एल में कितना था 30%, 30,000 रुपीज 10% एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। लो जी, अब बताओ, इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया, किसी काम का है क्या? केवल इससे निकल रहा है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन रिडंडेंट है, बाकी सारी वाली अगर ध्यान से क्वेश्चन को मैं शायद पहले पढ़ता, इतना सारा लिखना भी नहीं पड़ता। आपको पूछा यहाँ 30,000 रुपीज, तो बेसिकली अगर हम आदत हो आपको, तो दिस इज 30,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 1.1, 10% हुआ ना फॉर ईयर 1, मल्टीप्लाइड बाई 1.1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1.1। 3 बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.1 करके, और ये आपका आंसर निकल गया। कितना निकला आंसर? ठीक है, इतना भी निकल गया। लाइए मैं कर लेता हूँ, टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन फास्ट कर देता हूँ यहाँ पे। बट आपको यहाँ पे सीखना पता है क्या है? सीखना ये है कि भाई क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल भी होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स लगते हैं बहुत बार एग्जाम में, क्योंकि हम उनको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ रहा है कि बहुत सारा डेटा हमको ऐसे ही दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आया 39,930, ये कैलकुलेशन करके, और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। बट एग्जाम हॉल होता है, तो अगर ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आगे अच्छे से कर पाएंगे। क्वांट में बहुत लोगों का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये टर्म आपको आनी चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, जीडीपी, डिफ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट। तो आप मिलाइए इसको। वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज क्या है जी? जीडीपी आसान है। जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस, प्राइस बढ़ना होता है इन्फ्लेशन, डिक्लाइन होता है डिफ्लेशन। सेलिंग ऑफ सब्सिडियरी बिजनेस इंटरेस्ट, ये समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड डाइवेस्टमेंट। जैसे LIC में सरकार ने अपना स्टेक बेच दिया, मैंने पिछली बार बात की थी। एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, दैट इज डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट से ये नियरेस्ट आ गया ना, तो आसान हो गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये टर्म पता हो तो, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट अबाउट RBI। RBI रेगुलेट्स करेंसी फ्यूचर्स। हुआ कंफ्यूजन थोड़ा सा? चलिए मैं आंसर बताते रहता हूँ साथ साथ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। नॉर्मली डेरिवेटिव्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, बट ये करेंसी डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव तो पता हो गए होंगे, 4 प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं। नहीं पता है तो चलिए गूगल कीजिए, हर बात नहीं बताता हूँ, बिकॉज थोड़ा एफर्ट आप मारेंगे ना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो फ्यूचर्स आर ए टाइप ऑफ डेरिवेटिव, बिकॉज दिस इज ए करेंसी फ्यूचर, तो इसको RBI रेगुलेट करता है। RBI इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर सप्लाई ऑफ करेंसी टू द जनरल पब्लिक। ये वर्ड जो है ना, ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओनली, ऑल, नन, ये जो इस टाइप के वर्ड होते हैं ना, सुपरलेटिव, नेवर, ये जहां भी आते हैं ना, तो आपको वहां पे अलार्म बज जाना चाहिए दिमाग में कि इसमें कुछ तो चांस है। बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती है कि इतना ओनली या नेवर होता है। तो ओनली सप्लाई ऑफ नोट्स, क्यों जी? अभी 2000 के रुपीज का क्या कर रहा है? RBI वापस भी लेता है, राइट? केवल सप्लाई नहीं करता है करेंसी को विड्रॉ भी करता है। कॉइन्स आर, तो ये गलत हो गया, RBI ओनली ठीक नहीं। कॉइन्स आर मिंटेड बाय RBI एज पर द एक्सपेक्टेड डिमांड एंड रिप्लेसमेंट नीड ऑफ द पब्लिक। डिमांड एंड नीड तो ठीक है, बट कॉइन मिंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 मिंट के नाम सुने हैं? ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के 4 कोनों में 4 मिंट बनाई हुई है, जहां पे क्या होती है? कॉइन मिंट होती है, कॉइन प्रिंट नहीं होती है, कॉइन मिंट होती है। साउथ में है हैदराबाद, नॉर्थ में है जहां पर हम खड़े हैं, नोएडा में है, ईस्ट में है
कोलकाता, वेस्ट वाली आप बताओ, चैट में लिख के बताओ, कमेंट में, देखते हैं कितना सीख रहे हो। ये सब चीजें आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, आप लर्न करेंगे। और ये चार कोनों में क्यों बनाई देश के, क्योंकि देखिए कॉइन होती है बहुत भारी, बहुत भारी होती है ना कॉइन। ट्रक जब लोड जाता है कॉइन का, मतलब पूरा ट्रक भर भी नहीं पाता, मेटल है भाई उसके अंदर, पूरा ट्रक भर देंगे तो वो चल ही नहीं पाएगा। तो इतना हैवी होती है कॉइन, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है, इसलिए देश के चारों हिस्सों में चार कॉइन बनाई गई हैं। हैदराबाद में तो हमारे ऑफिस के पीछे हुआ करती थी, है, मतलब आरबीआई के ठीक पीछे है। और इवन, चलो अभी तक आपने अगर कमेंट कर दिया हो तो बोल दूं, आरबीआई सेंट्रल ऑफिस का एड्रेस क्या है। ये सब चीजें अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे दिमाग में। आरबीआई सेंट्रल ऑफिस का एड्रेस है मिंट रोड। सेंट्रल ऑफिस कहाँ है, तो चौथी कॉइन कहाँ, चौथी मिंट कहाँ है, पता लग गया। आरबीआई हैज बीन इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ रेगुलेटिंग कमोडिटी फ्यूचर्स। अब कमोडिटी फ्यूचर्स कहाँ से आरबीआई रेगुलेट करेगा, क्यों करेगा कमोडिटी फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स इज डिफरेंट। तो अभी करेक्ट आंसर आपको पता लग गया, इसमें केवल पहला ही सही है। तो एग्जाम में वो मत कर देना क्योंकि पूछा है विच आर नॉट करेक्ट, ऐसी मिस्टेक भी होती है एग्जाम में। जो मैंने अभी बोला पहला ही ठीक है और पहला ठीक कर दिया, जबकि पूछा है कि विच इज नॉट करेक्ट। हम सोच रहे हैं बढ़िया करके आए हैं पेपर और मैच करा रहे हैं, तो बोल रहे हैं ये मेरा ठीक था, फिर बाद में सिलेक्शन नहीं होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट अबाउट सीआरआर, फिर से देखो नॉट बोल्ड में लिखा है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो इज डिटरमाइंड बाय द परसेंटेज ऑफ द एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, परफेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन कैश, गोल्ड एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर काउंटेड इन दिस। कुछ घंटी बज रही है दिमाग की, ये अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर में होती है, सीआरआर में नहीं है। बैंक डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन दिस, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है और इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आरबीआई कहाँ इंटरेस्ट देता है। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम हैज प्लेड क्रिटिकल रोल इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट एस स्टैंड फॉर इन एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम रहा, विच वाज स्टार्टेड बाय नाबार्ड इन 1992। अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा आपको। फिर से शायद ये क्वेश्चन आपको बच्चों जैसा लग रहा होगा, लेकिन आरबीआई में भी ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आरबीआई ने जब इस प्रोग्राम को एम्पावर किया, बिकॉज नाबार्ड ने एज ए पायलट शुरू किया था, बट नाबार्ड हैज लिमिटेड रोल टू प्ले व्हेन इट कम्स टू द बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई ने इसके लिए सिंप्लीफाइड केवाईसी गाइडलाइन लाई और एसएचजी का बैंक अकाउंट ओपन करना अलाउ किया। All these things are also helpful for your descriptive exam. Financial inclusion is a big agenda for any government, especially for developing countries like us. तो एसएचजी बैंक लिंकेज में आरबीआई ने अलाउ किया, एसएचजी विदाउट बीइंग ए रजिस्टर्ड एंटिटी कैन ओपन एन अकाउंट ऑन इट्स नेम। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इसको आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो महिलाओं के ग्रुप बन रहे हैं, पुरुष के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है इसमें, बट 99% ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह इंडिया में जो हैं वो वुमेन पार्टिसिपेटेड है। इसमें एक वुमेन एम्पावरमेंट का उद्देश्य भी सॉल्व होता है, क्योंकि इन ग्रुप के अकाउंट खुले बैंकों में और उनको लोन भी दिया गया, जिसके माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। एशियन क्लियरिंग यूनियन is a payment arrangement where the participants settle payment for intra-regional transactions among the participating central bank on a net। अगला क्वेश्चन पता है क्या हो सकता है, ऑन ए नेट मल्टीलेटरल बेसिस। नेट मतलब ग्रॉस सेटलमेंट नहीं हो रहा है, एनईएफटी और आरटीजीएस में मैंने कई बार अंतर बताया है। नेट सेटलमेंट क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे, सपोज आपने मुझे 10 देना था, मैंने आपको 5 देना था, तो अब आप मुझे 5 दे दो, ये हो गया नेट सेटलमेंट। उससे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम हो जाता है, अमाउंट भी कम हो जाता है। तो ये तो बता दिया कि एशियन क्लियरिंग यूनियन है क्या। इस क्वेश्चन में प्रश्न पूछा क्या है, लेकिन ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, बिकॉज ये सेंट्रल बैंक की यूनियन है। सही आंसर है इसका, इस्टेब्लिश हुई थी 74 में,
बट आपको यहाँ पर आंसर 75 ही लिखना है, बिकॉज इसके ऑपरेशंस 75 में हुए और यहाँ पर आपका बेस्ट ऑप्शन यही है, बेस्ट ऑप्शन यही है। बहुत ज़्यादा डिबेट में नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसा थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। और अगर यहाँ पर कोई भी आपको ईयर दिख रहा है कि ये 75 की बात हो रही है, तो वही आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस्टेब्लिश गॉट इन दिसंबर 74, बट 75 में दे स्टार्टेड वर्किंग। और ये है, इसमें ये भी एक प्रश्न बनता है कि कौन सा प्रश्न पता क्या आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर इन एसीयू। एसीयू में कंट्री की जगह एक्चुअली सेंट्रल बैंक मेंबर होते हैं, जैसे बांग्लादेश बैंक, रॉयल मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान, आरबीआई, देखो यहाँ पे आरबीआई है, ये भी एक मेंबर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड मालदीव मॉनिटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार, नेपाल राष्ट्र बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। क्या पता क्वेश्चन ये आ जाए, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ श्रीलंका, स्टेट बैंक ऑफ श्रीलंका, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। तो आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। एक एक चीज को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तब जाके आप एग्जाम निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न बात करते हैं 37। वांगला फेस्टिवल इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। ये प्रश्न मैंने क्यों लिया? बहुत सिंपल सा है, कुछ समझाने का भी नहीं है मेरे को, बिकॉज आई वॉन्ट टू हाईलाइट द फैक्ट फेस्टिवल। अगला आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करेंसीज, कैपिटल्स, इस टाइप के अवार्ड, एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक क्वांट का लिया था ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। यू हैव टू रीड दीज बिकॉज इम्पोर्टेंट है। इसके हमारे पास बुकलेट्स भी हैं, तो उसमें से जरूर पढ़ लीजिएगा। सारे फेस्टिवल एक जगह, सारे करेंसीज कैपिटल एक जगह। तो ये है मेघालय का, गारोज ऑफ द मेघालय, जहाँ पे ये ड्रम बजाते हैं, 100 ड्रम फेस्टिवल ऑफ मेघालय। ऐसे फोटो वोटो देख के ना थोड़ा याद बढ़िया से रहता है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारी इंपॉर्टेंट सेंचुरी आपको याद करनी पड़ेंगी। कोई उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक प्रश्न भी आया और चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो बहुत मैटर करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या इंपॉर्टेंट पार्क है, नेशनल पार्क, राइट। तो इसमें क्या है, आपको ऑप्शन अब मालूम पड़ रहा है, आपने पढ़ा था जी ये तो बिहार में है, बिहार तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो यहाँ पर भी आपको बेस्ट ऑप्शन देखना है, क्योंकि ये गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में भी पड़ती है और थोड़ा सा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में भी पड़ती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया झारखंड, ठीक है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क में ऐसा होता है, वो मल्टीपल स्टेट में फैल जाती हैं, और स्टेट तो बाद में बना एक्चुअली, झारखंड बाद में। ये प्रश्न में लेके आया रीजनिंग का, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस 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 विच विल बी द पॉसिबल कोड फॉर दिस सेक्टर सर्टेन। अब आप फिर सोचने लगे बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं फोकस करके करने को बोल रहा हूँ आपको QRE पे, क्योंकि इसमें जितनी तैयारी आप अभी करेंगे ना, एग्जाम में उतना सरप्राइज नहीं मिलेगा, आपका फेज 1 पक्का निकलेगा। देखो सॉल्व करते हैं, कितना इजी है। आपको निकालना है सेक्टर सर्टेन। ये वर्ड कहाँ कहाँ है, यहाँ से पढ़िए, थर्ड लाइन में है, सर्टेन और सेक्टर्स। लो जी, तो दोनों वर्ड यहाँ पर हैं, तो यानी कि ये जो लिखा है इस सब में कुछ आएगा। अब तो अब ये 4 वहाँ एक्स्ट्रा भी हैं, तो ये 4 एक्स्ट्रा को काट देंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो कैसे काटेंगे? पहला जैसे इज कहाँ मिला, पहला सेंटेंस देयर इज सब्सटेंशियल, वाह इज कॉमन है, देखिए इज यहाँ का और इज यहाँ पर कॉमन है। तो अब यहाँ देखिए कौन सा कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है टीएम, दोनों जगह टीएम है, देखिए। तो यानी कि टीएम का मतलब हो गया इज, तो टीएम को मैं काट दिया। और दूसरे में क्या है, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, तो डोमेस्टिक यहाँ पे कॉमन है, अब देखिए डोमेस्टिक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, YR, नहीं टीएम तो पहले चला गया, YR, देखिए YR चला गया, डोमेस्टिक गया। अब क्या बचा, फूड लाइक प्रोसेसिंग एडिशन फॉर, तो लाइक है यहाँ पे, तो ये गया लाइक और ये भी गया लाइक। इन दोनों में क्या कॉमन है, अब बचा है RF, यहाँ पर नहीं है, MN ZX,
ZX गया, ZX गया, तो आंसर बचा RFMN। सही आंसर निकल गया। कुछ भी मुश्किल था इसमें? कौन सी किताब पढ़ने की जरूरत है इसमें? है तो कॉमन सेंस बेस्ड, राइट। RFMN आपका आंसर आ गया। कॉमन सेंस बेस्ड है, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम हॉल में बहुत कूल माइंड से हो जाएंगे। नाउ द लास्ट वन, यू हैव टू आंसर दिस। द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, पढ़ा होगा, इज ए कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटीज दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स इन 1974। कई बार यही क्वेश्चन हो सकता है जो स्टेटमेंट दिया है। हियर द क्वेश्चन इज, बासेल इज द नेम ऑफ। बासेल कमेटी का नाम पक्का सुन लिया होगा आपने अभी तक, अगर आप आरबीआई की या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। संभव ही नहीं है कि ना सुना हो। अब आप बताओ बासेल क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है बासेल? आप लिखिए कमेंट में। और कोई सजेशंस हो और कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप participating. I am telling you, the more you participate, the more you learn. मिस्टेक करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखोगे और आपको IXAM के मॉक टेस्ट अर्न करने हैं काम करके। काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट।